तो चलिए आज बात करते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर पे। वैन डी ग्राफ जनरेटर से बहुत हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है। इस जनरेटर को इन्वेंट किया था रॉबर्ट जेमिसन वैन डी ग्राफ ने 1929 में। आज के मॉडर्न वैन डी ग्राफ जनरेटर से 5 मेगावोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म में खड़े होकर अगर आप इस वैन डी ग्राफ जनरेटर के ये ऊपर वाले स्फीयर को टच करेंगे तो आप इस स्फीयर से कुछ चार्ज अपने अंदर ले लेंगे और वो चार्ज आपके बॉडी के पूरे सरफेस में प्रोपेगेट कर जाएगा और ये आपके बालों में भी पहुंचेगा वो चार्ज। और हमें पता है सिमिलर चार्जेस रेपल वन अनदर, तो इसके कारण आपके जो बाल है जिनमें की सिमिलर चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रेपेल करने लगेंगे और ऐसा एक मजेदार फेनोमेनॉन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हमने बात किया वैन डी ग्राफ जनरेटर से हम 5 मेगावोल्ट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम दो वैन डी ग्राफ जनरेटर को एक साथ रखें, एक में हम पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करें और दूसरे में नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम जनरेट करें, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को, इस तरह के वैन डी ग्राफ जनरेटर के सिस्टम को हम कहते हैं टैंडम वैन डी ग्राफ एक्सीलरेटर, क्योंकि इस सिस्टम को एक एक्सीलरेटर की तरह यूज किया जाता है, पार्टिकल एक्सीलरेटर की तरह। यह उस समय के सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सीलरेटर हुआ करता था, पर हमेशा यह सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सीलरेटर नहीं रहा। कुछ साल बाद साइक्लोट्रॉन ने इसका जगह ले लिया एज पार्टिकल एक्सीलरेटर। तो हम बात कर रहे थे वैन डी ग्राफ जनरेटर पे। इस वीडियो में हम वैन डी ग्राफ जनरेटर के कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करेंगे, इसके प्रिंसिपल पे तथा इसके अंडरलाइंग थ्योरी पे बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यह होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर जिसमें कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। यह है वो बड़ा वाला स्फीयर जो कि आपको फिगर में दिख रहा था, वो बाहर वाला स्फीयर जिसमें कि बहुत हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया जाता है, और उसके अंदर रहता है ये एक छोटा वाला स्फीयर। ये दोनों नॉर्मली कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। अब ये जो स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर, इसे एक कन्वेयर बेल्ट से जोड़ा जाता है। यहां पर देखिए ये है कन्वेयर बेल्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है एक बेल्ट जो कि चार्ज को कैरी करता है बाहर से, सोर्स से। ये रहा वो सोर्स से ये चार्ज को कैरी करता है इस स्फीयर तक, अंदर वाले स्फीयर तक। और इस कन्वेयर बेल्ट के दूसरे तरफ एक रोटेटर लगा हुआ रहता है, ये मोटर से घूमता है और इस बेल्ट को छुए रहता है यहां पर एक मेटालिक ब्रश जो कि आगे चल के एक बैटरी के सोर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं और बेल्ट तक पहुंचते हैं। प्रैक्टिकली कहे तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करके बैटरी तक पहुंच जाता है। और इस बैटरी का दूसरा जो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये ग्राउंडेड होता है अर्थ में। सो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचता है बैटरी में, बैटरी से उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ग्राउंड में। तो जब चार्जेस यहां तक पहुंचता है अंदर वाले स्फीयर तक, तो फिर इस अंदर वाले स्फीयर से मेटालिक ब्रश होते हुए वही चार्जेस बाहर वाले स्फीयर तक पहुंच जाता है और ये प्रोसेस चलते रहता है। यहां पर ये मोटर घूमते रहता है और कन्वेयर बेल्ट से चार्ज अंदर वाले स्फीयर तक पहुंचते रहता है और इस अंदर वाले स्फीयर से इस मेटालिक ब्रश होते हुए चार्ज बाहर वाले स्फीयर तक पहुंचते रहता है। और इसका जो पोटेंशियल होता है बाहर वाले स्फीयर का, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ते रहता है। पर ये हमेशा बढ़ते रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी ना कभी तो इस चार्ज का जो फ्लो है इसे खत्म होना है। हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। सो यहां पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर में जो पहुंचेगा उसके कारण इन दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस होना है। तो चार्जेस अगर यहां पर हम डालते जाएं अंदर वाले स्फीयर में और यहां से अगर चार्जेस बाहर वाले स्फीयर में जाते जाए, तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, अभी ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे का जो रीजन है वो चलिए देख लेते हैं, जो कि इसका प्रिंसिपल है। तो इसके लिए कंसीडर करें एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसमें कि हमने कुछ चार्ज दिया है और हमने इसमें कुछ चार्ज दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके सरफेस में
और वो जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, टोटल चार्ज जो है वो है Q। और मान ले ये है इसका सेंटर और इसका जो रेडियस है इस स्फेरिकल कंडक्टर का, इसका रेडियस है R। तो देखिए मैं 3 पॉइंट्स कंसीडर करूंगा। एक पॉइंट तो मान ले बाहर, यहां पर मान ले पॉइंट P। दूसरा पॉइंट जो है वो इसके सरफेस में है, वो है पॉइंट Q। और तीसरा पॉइंट यहां पर अंदर है, इस स्फीयर के अंदर, ये है पॉइंट R। अब देखिए इस चार्ज के कारण इन तीनों पॉइंट्स में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये बाहर वाला जो पॉइंट है P पॉइंट, इसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। सो यहां सेंटर से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया ये डिस्टेंस है R डैश्ड। और सेंटर से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, अगर R, ये R इसका रेडियस हो तो सेंटर से Q पॉइंट तक का भी डिस्टेंस R ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं P का पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट P का। सो पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा, जैसा कि हमें पता है, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अर्थात हम मान रहे हैं कि यहां जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, अर्थात वैक्यूम है या एयर है। हम एयर भी मान सकते हैं क्योंकि एयर का भी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है वो वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बहुत करीब होता है। तो एयर के लिए भी हम इस कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान सकते हैं। तो भाई पोटेंशियल होगा कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट इनटू जितना चार्ज इस स्फीयर में है। इस स्फीयर में कितना टोटल चार्ज है, Q चार्ज है, Q डिवाइडेड बाय सेंटर से, इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के सेंटर से उस P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस है R डैश्ड। तो ये तो हो गया जब एक पॉइंट एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के बाहर हो तब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब देखते हैं इस Q पॉइंट के लिए, जो पॉइंट इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस में रिसाइड कर रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। उसके लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी फॉर्मूले से गाइडेड होगा, यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जितना चार्ज इस स्फीयर में है जो कि है Q डिवाइडेड बाय उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। तो उसका सेंटर से डिस्टेंस है R। तो ये कब होता है, जब ये सरफेस में होता है, ये पॉइंट ऑन द सरफेस। अब देखते हैं इस R पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R, ये कितना होगा। देखिए हमें पता है कि एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर या फिर कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है अंदर इस स्फेरिकल कंडक्टर के या कोई भी कंडक्टर के अंदर, तो किसी भी चार्ज को सरफेस से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए हम जो काम करते हैं ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर हम इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q पॉइंट तक लाते हैं, तो हम जितना काम करेंगे Q से R ले जाने में, चूंकि हम कोई और काम नहीं करेंगे, यहां पर वर्क डन 0 होगा, तो टोटल काम इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q पॉइंट तक लाने में जितना होगा उतना ही होगा इन्फिनिटी से Q होते हुए R पॉइंट तक ले जाने में, क्योंकि Q से R तक तो हमने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q पॉइंट का जितना होगा R पॉइंट का भी उतना ही होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना कि Q का है, Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही R पॉइंट का होगा। सो ये होगा Q/R, ये होगा इनसाइड दैट स्फेरिकल कंडक्टर। ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है ये इसी पे डिपेंडेंट है, इन्हीं 3 फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है इसका आगे का थ्योरी। तो यहां पर कुछ देर पहले हमने बात किया था कि एक चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं गाउसेस थ्योरम के एप्लीकेशन से। तो जिस वीडियो में हमने गाउसेस थ्योरम से यह प्रूव किया था कि एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, उस वीडियो को मैं यहां पर सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यहां वेन डी ग्राफ जनरेटर में देखिए दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, एक तो अंदर वाला स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर और दूसरा ये बाहर वाला स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। तो हमें एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें कि दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हो। तो ये रहा अंदर वाला स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, जिसमें कि जो चार्ज है फॉर द टाइम बीइंग हम मान रहे हैं ये जो अंदर चार्ज है ये चार्ज है स्मॉल लेटर q और चार्ज का नेचर जो है ये पॉजिटिव है। और इसके बाहर एक और चार्ज कंडक्टर है, ये रहा वो बाहर वाला स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, जिसमें कि चार्ज है, चलिए मान लेते हैं इस केस में यहां बाहर वाले जो स्फीयर है इसमें जो चार्ज है ये है कैपिटल लेटर Q। सो इसमें चार्ज है कैपिटल लेटर Q और इसका भी नेचर है पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है, कन्वेयर बेल्ट से कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले स्फीयर तक पहुंच रहा है और अंदर वाले स्फीयर से चार्ज इस बाहर वाले स्फीयर तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। और वो क्यों है और क्यों ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म नहीं होता है, इस पे चलिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए दो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। एक तो यहां पर बाहर वाले जो स्फीयर है उसमें एक पॉइंट, तो चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, और अंदर वाले स्फीयर में एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट है N। और कुछ डायमेंशंस कंसीडर कर लेते हैं, ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसका जो रेडियस है ये रेडियस है R1 और बाहर वाला जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है ये है R2। अब देखिए जो पॉइंट M है इसका जो पोटेंशियल होगा ये दो स्फीयर के कारण ये पोटेंशियल होगा। एक तो जो बाहर वाला स्फीयर है जिसमें कि प्लस कैपिटल लेटर Q चार्ज है, इसके कारण M पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, और ये जो अंदर वाला स्फीयर है जिसमें कि प्लस स्मॉल लेटर Q चार्ज है उसके कारण भी वहां एक पोटेंशियल बनेगा। तो M पॉइंट में जो टोटल पोटेंशियल होगा ये उन दोनों पोटेंशियल्स का सम होगा। सो इस M पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा ये होगा दो पोटेंशियल्स के कारण, एक तो बाहर वाले स्फीयर में जो चार्ज है उसके कारण यहां पोटेंशियल बनेगा। अब देखिए बाहर वाले चार्ज स्फीयर के रेस्पेक्ट में अगर सोचे तो ये M पॉइंट उसके सरफेस में है, उसके सरफेस में है, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बाहर वाले स्फीयर में जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय बाहर वाले स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि है बाहर वाले स्फीयर का रेडियस। अब इसके साथ हमें जोड़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल M पॉइंट में ड्यू टू द स्मॉलर स्फीयर, ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा। अब अंदर वाले स्फीयर के रेस्पेक्ट में सोचे, ये जो M पॉइंट है ये स्फीयर के बाहर है, तो इक्वेशन यूज होगा ये वाला, और वो इक्वेशन कहता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज है अंदर वाले स्फीयर में जो कि है स्मॉल लेटर Q डिवाइडेड बाय उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। तो इस सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो R2 है। सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय R2। अब ये जो अंदर वाला पॉइंट है N पॉइंट, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार देख लेते हैं। सो अंदर वाला जो पॉइंट है पॉइंट N, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण होगा, एक तो बाहर वाले स्फीयर के कारण बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा अंदर वाले स्फीयर के कारण बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं जो बाहर वाला स्फीयर है उसके कारण इस N पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। अब देखिए बाहर वाले स्फीयर के लिए ये N पॉइंट जो है वो उसके अंदर है, अर्थात हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला होगा। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर ये उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है जबकि पॉइंट उसके सरफेस में हो। तो फिर N पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा बाहर वाले स्फीयर के कारण ये बराबर होगा
अगर वो पॉइंट इसके सरफेस में ही होता तो जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता। तो इसके लिए हम कहेंगे ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द चार्ज, जो कि है कैपिटल लेटर Q, हम बाहर वाले स्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं ना, और ये पॉइंट उसके अंदर है तो पोटेंशियल उतना ही होगा। अगर ये पॉइंट इसके सरफेस में होता तो, और इसके सरफेस में होता तो हम इक्वेशन फॉलो करते। ये ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशन बिल्कुल बराबर है। अर्थात अब जो रेडियस कंसीडर करना है हमें, ये बाहर वाले स्फीयर का रेडियस होगा और वो होगा R2। अब इसके साथ हमें जोड़ना है द पोटेंशियल ड्यू टू द इनर स्फीयर, ये अंदर वाला जो स्फीयर है उसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा n पॉइंट में। अब अंदर वाले स्फीयर के रेस्पेक्ट में जब आप सोचेंगे तो आप पाएंगे ये जो n पॉइंट है ये अंदर वाले स्फीयर के सरफेस में है। तो जब सरफेस में होगा तो फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं। तो अंदर वाले स्फीयर के लिए देखें, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अंदर वाले स्फीयर का Q डिवाइडेड बाय कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना है, वो डिस्टेंस कंसीडर करना है जो कि अंदर वाले स्फीयर का रेडियस हो। अर्थात ये n पॉइंट अंदर वाले स्फीयर के सेंटर से कितना दूर है ये हमें कंसीडर करना है। सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय R1। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे Vm और Vn को, देखिए आपको क्या मिलेगा। Vm और Vn दोनों में ये टर्म एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ इन दोनों बराबर टर्म के साथ जुड़ा हुआ है अंदर वाले पॉइंट के लिए ये टर्म और बाहर वाले स्फीयर के सरफेस में रिसाइड किया हुआ पॉइंट के लिए ये टर्म। आप अगर गौर से देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में ये दोनों कॉमन, ये और ये कॉमन। जो वैरी कर रहा है सिर्फ यहां पर R1 है और यहां पर R2 है। तो अगर इन दोनों को सिर्फ हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे चूंकि R1 ये छोटा है R2 से, हमेशा छोटा होगा ना, ये तो इनर स्फीयर है तो R1 हमेशा R2 से छोटा होगा। तो जब R1 R2 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है 1/R1 ये बड़ा होगा 1/R2 से। इसका मतलब ये टर्म इस टर्म से बड़ा है, क्योंकि बाकी ये जो एक्सप्रेशन है ये यहां भी है और यहां भी है, ये तो सेम है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाइड है 1/R1 और यहां पर मल्टीप्लाइड है 1/R2। तो 1/R1 तो 1/R2 से बड़ा होगा, तो ये जो टर्म है इस टर्म से बड़ा होगा। और बाकी जो टर्म है चूंकि ये दोनों बराबर है तो हम ये कह सकते हैं चूंकि ये इससे बड़ा है, ये दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है Vn Vm से ये बड़ा होगा और ये होगा छोटा। तो जब Vn Vm से बड़ा होगा हमेशा, चाहे यहां पर चार्ज कितना भी रहे, प्लस Q कैपिटल Q और प्लस स्मॉल लेटर q, कुछ भी वैल्यू हो इनका, अल्टीमेटली Vn को Vm से बड़ा होना है। अर्थात आप कितनों भी चार्ज दे दें इस बाहर वाले स्फीयर में, आप कितना भी चार्ज बाहर वाले स्फीयर में दे दे, अंदर वाले स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा बाहर वाले स्फीयर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा होगा। और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो फिर चार्ज आप बाहर वाले स्फीयर में कितना भी दे दे या फिर बाहर वाले स्फीयर में कितनों भी चार्ज आ जाए, हमेशा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर का चूंकि ज्यादा होगा, तो हमेशा अंदर वाले स्फीयर से पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले स्फीयर में पहुंचते रहेगा। सो ये कन्वेयर बेल्ट घूमते रहेगा, सोर्स से पॉजिटिव चार्ज आते रहेंगे और इसका पोटेंशियल, बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल ये बढ़ते रहेगा और ये काफी बढ़ जाएगा। सो इस तरह से हम वैन डी ग्राफ जनरेटर से बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर पाते हैं।